नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और पिछले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें देख करके लग रहा है कि जो रेलवे ग्रुप डी में साइंस का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है। जिन स्टूडेंट ने क्लियरली अच्छे तरीके से इसे पढ़ाई नहीं की होगी तो मे भी उन्हें ये साइंस के जो प्रश्न हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए हो सकते हैं। ऐसे में आपको ज़रूरी है कि टॉपिक वाइज, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में जिन टॉपिक से ये प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में लेकर के आया जाए और आपको चीज़ों को सही तरीके से बताया जाए। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ वैज्ञानिक और उनके द्वारा दिए गए नियम। जैसा कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सभी शिफ्टों में इन टॉपिक से, जैसे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली परीक्षाओं में भी बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो संबंधित नियम हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ऐसे में आपका यहाँ से 102 नंबर कंप्लीट होता है और आप अपने एग्जाम में 102 नंबर सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करेंगे आज हम इस वीडियो में और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही आसान शब्दों में, ताकि आप इसे सही तरीके से करके आएँ। इसके अलावा हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन क्विज भी कराने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जैसे भी और टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ऑप्टिक्स का भी अगला सेशन मैं लेके आने वाला हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्टिक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी देखा होगा आपने कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से और लेंस से संबंधित प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ताकि आने वाले सीजन्स में आपको जो है नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और प्लीज़ आप ज़रूर इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक और नियम। तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम को हम पहले पढ़ेंगे। न्यूटन के जितने भी नियम हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप इन न्यूटन्स के जो अभी हम 3 नियम बताएंगे और उसके उदाहरण भी आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि न्यूटन से संबंधित या तो डायरेक्ट नियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछ देगा, या फिर उससे अप्लाई होने वाली जो चीज़ें होती हैं कि कहाँ पर ये अप्लाई होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ऐसे उदाहरण दे करके पूछा जा सकता है कि किस नियम पर आधारित है। तो देखिए न्यूटन का गति का अगर हम प्रथम नियम की बात करें तो यहाँ पे होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था यानी कि गति की अवस्था में, विरामावस्था यानी कि रेस्ट में, यानी कि कोई वस्तु या तो रेस्ट में हो यानी रुकी हुई हो, या फिर गतिमान हो यानी गत्यावस्था में हो, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। मतलब आपने अगर 10th क्लास में पढ़ाई की है तो ये प्रोबेबली सबको पढ़ाया भी जाता है और आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रथम नियम से ये होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम की अवस्था में है, तो वो हमेशा विराम में ही रहना चाहती है। वहीं अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसा तब तक होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दैट मीन्स कि सपोज दैट आप, ये जो कंडीशन है वो अभी के टाइम पर देखा जाए तो प्रैक्टिकल हमारे इस सराउंडिंग में नहीं होता है। एक्चुअली ये ऐसे जगहों पे बात की जाती है, जैसे कि हम अगर निर्वात की बात करें, स्पेस की बात करें, तो वहाँ पर अगर कोई वस्तु सीधी जा रही है, जैसे कि अगर साइकिल चला रहे हो मान लो, तो साइकिल तो चल रही है लेकिन क्या वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी अगर आप पेडल ना मारें तो? ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो रुकेगी ही। लेकिन क्यों रुक रही है आपको ये समझना होगा। अगर साइकिल कंटिन्यूअसली चल रही हो तो क्यों रुक रही है? क्योंकि उसके जो पहिए हैं वो ज़मीन के साथ संपर्क में हैं और ज़मीन के द्वारा उस पर एक घर्षण बल लग रहा होगा और वो घर्षण बल उस साइकिल को रोकने का काम कर रही होगी। ऐसे में ये साइकिल जो होती है रुक जाती है। अगर यहाँ पे कोई भी घर्षण बल नहीं होता तो ये साइकिल आगे की तरफ ही चलती रहती है और जब तक कोई आगे से इसको रोकता नहीं तब तक ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो यही होता है न्यूटन का प्रथम नियम और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा देखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम में आप जानते हैं कि इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व का नियम का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाए।
तो न्यूटन गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम होता है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में जैसे मान लो आपको ये दिया जाएगा कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने से व्यक्ति आगे की ओर चला जाता है, यह किसका नियम है, किस नियम के तहत ऐसा बताया गया है। तो आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम, या फिर आपको दे दिया जाएगा ये कोई पास्कल नियम, या फिर कोई भी दूसरा नियम दे सकता है। तो ऐसे में आपको अगर ये पता रहेगा कि ये किस नियम से है तो आप इसे आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे हर एक चीज़ों में अगर ऐसे ही बोला जाता है कि अगर कोई इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है और अचानक से गाड़ी एक्सीलरेट कर दिया जाए तो इंसान पीछे की तरफ हो जाता है। बोला जाता है कि चलती हुई गाड़ी से हमें नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, या फिर चलती हुई गाड़ी से जब कोई व्यक्ति कूदता है तो वो गिर क्यों जाता है। तो ये भी इसका ही एग्जाम्पल होता है कि वो जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग जब वो गति में होता है तो उसकी शरीर गति में ही रहती है, लेकिन जब वो जंप करता है तो क्या होता है कि उसके पैर जो होते हैं ज़मीन पर लगते ही विरामावस्था में आ जाते हैं। ऐसे में उसका ऊपरी भाग गति में ही रह जाता है और जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझ के रखना होगा। अब चलिए हम अगर बात करते हैं द्वितीय नियम की। देखिए द्वितीय नियम में ये बताया गया है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी कि इसमें लिखा क्या गया है। देखिए इसमें जो एग्जैक्ट बातें लिखी गई हैं कुल मिलाकर ये लिखा गया है कि अगर कोई भी वस्तु है और अगर उस पर कोई फोर्स आप लगा रहे हो, कोई बल लगा रहे हो, तो जो भी बल आप लगाओगे वो बल जो होगा उसके त्वरण के अनुपातिक होगा। मतलब कि अगर आप इस दिशा में बल लगा रहे होगे तो जाहिर सी बात है वो इसी दिशा में एक्सेलरेट होगा और ज़्यादा तेज़ी से होगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, आप इसे धक्का दे रहे हो तो ये जाहिर सी बात है ये इसी दिशा में जाएगी, है ना। तो ये आपको समझना होगा। अगर किसी गाड़ी पर आप बल लगा रहे हो इस दिशा में तो ये इसी दिशा में और तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। और वही बोला गया कि वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर वस्तु हल्की रहेगी तो आप जितना तेज से ढकेलेंगे उतना ही तेज जाएगी, लेकिन अगर वही वस्तु का भार बढ़ा दिया जाए तो आप जितना बल लगा रहे होंगे वो उस बल में वो उतनी तेज नहीं चलेगी जितनी तेज हल्की वस्तु चलती है। तो इसका तो कुल मिलाकर के ये चीज़ है। इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है वो होता है इसका फॉर्मूला। यानी पूछा जाता है कि बल का जो फॉर्मूला है वो किस गति नियम से हमें प्राप्त होता है, तो वो होता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि बल का एफ इज टू एम ए दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये गति के कौन से नियम से संबंधित है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये गति के द्वितीय नियम से संबंधित है, जिसका फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और अभी के टाइम पे जो ग्रुप डी में पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट फार्मूला पर ही क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। तो इस फार्मूले के ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है दे दिया जाए कि कोई वस्तु है जिसका भार लगभग 1000 किलोग्राम है ना। मान लो कोई गाड़ी है जिसका भार दे दिया गया है 1000 किलोग्राम। ठीक है, और वो आ, आपको उसको बताना है कि वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपको द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये जो त्वरण दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं न्यूटन गति के तृतीय नियम की। तो देखिए तृतीय नियम में बोला गया जाता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। तो देखिए तृतीय नियम काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमारे ज़िंदगी में लगभग हर एक पहलू में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए इसके एप्लीकेशंस जो हैं आपको पता होने चाहिए कि न्यूटन गति का तृतीय नियम हमारे ज़िंदगी में रोज़ाना के टाइम में कैसे प्रयोग में आता है। चाहे आप चल रहे हों, चाहे बैठ रहे हों, चाहे दौड़ रहे हों, जंपिंग कर रहे हों, हर जगह न्यूटन गति का तृतीय नियम अप्लाई होता ही है। देखिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया होती है उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को धक्का दोगे इधर से तो वो वस्तु भी आपके ऊपर समान धक्का देती है। इसका सीधा सा एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए आप एक नाव चला रहे हैं और पानी में, और आप इसमें बैठे हुए हैं, अगर आप पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे, अगर आप पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ही आपकी नाव जो है आगे की तरफ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये नाव है, ठीक है, और आपके पास पानी है, पानी में है, तो ये पानी को जब पीछे धकेलते हैं तो आप एक क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी तेज़ी से आप पानी पीछे धकेलते हैं उतनी तेज़ी से आपकी नाव जो है आगे की तरफ बढ़ती है। वहीं जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप अपने
पैर को धरती पर प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। आप इसको एनालाइज करके देखिए, आपके चलने में, आपके दौड़ने में, आपके कूदने में, सब जगह न्यूटन गति का तृतीय नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कैसे? कैसे कि जितना ज़्यादा आप जोर डालेंगे धरती पर, उतना ही वो आपके ऊपर बल लगाएगी और इसकी वजह से आप जंप कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में न्यूटन गति का तृतीय नियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, बंदूक से जब गोली निकलती है तो क्या होता है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो जिस रफ्तार से गोली आगे की तरफ चलती है, उसी रफ्तार से आपका बंदूक भी जो है पीछे की तरफ झटका देता है। इसीलिए बोला जाता है कि बंदूक चलाते समय उसके कंधे के साथ लगा करके या फिर उसके झटके को कम करने के लिए आपको काफ़ी टाइटली पकड़ के रखना होता है। ठीक है, तो देखिए इन सभी जगहों में न्यूटन गति का तृतीय नियम इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टॉपिक्स है, मैं अभी 17 और 18 अगस्त को जो पेपर हुए उनमें पूछे जाने की वजह से ही इन प्रश्नों को, इस नियमों को लेकर के आया हूँ। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मेरे एनालिसिस जो कराया था उसमें भी फ्लेमिंग के नियम दिए गए थे, है ना, डायरेक्टली पूछ दिया गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम संबंधित जनरेटर के बारे में पूछा गया कि जनरेटर जो है वो किस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देकर के नियम पूछा जा रहा है, तो एग्जाम्पल को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जितने भी नियम इंपॉर्टेंट है मैं उन सबको इसमें लेकर के आया हूँ, इसलिए कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आपके फंसने वाले हैं आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत की। देखिए आर्किमिडीज से भी बहुत सारे टाइम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था साइंस में। तो यहाँ पे देखिए आर्किमिडीज की बात करें तो इन्होंने क्या नियम दिया था कि किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर ठोस के भार में कमी प्रतीत होती है तथा ठोस भार से यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। समझ में आई बात? कुल मिलाकर के ये है कि आपने भी एनालाइज किया होगा कि अगर आप द्रव में हैं, मतलब किसी तालाब में या नदी में तैर रहे होते हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे या टब में ही आप घर में सिंपल एग्जांपल कर ले, तो कोई भारी वस्तु अगर आप पानी में डालेंगे तो वस्तु का भार हल्का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये आपको आर्किमिडीज सिद्धांत से पता चलता है। तो सिंपल सा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं तो उसका भार में हमें कमी प्रतीत होती है। ये किस नियम, इस नियम को किसने दिया था, या फिर यह जो सिद्धांत है किसके नियम से प्रतिपादित होता है? तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बताना होगा, है ना। तो ऐसा पूछा जाता है, या फिर पूछ जाता है कि वस्तु, कोई भी वस्तु द्रव में तैरती क्यों है ना। तो एक तैरने का क्या सिद्धांत है उसका, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको समझना होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में जाती है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो जैसे ही द्रव में रखा जाता है तो जो वस्तु होती है वो अपने भार के बराबर जो है वो पानी को हटाती है। तो अब इसमें क्या होगा कि उसका जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही वो पानी को विस्थापित करेगी। ऐसे में जितना ज़्यादा पानी को विस्थापन कर रही है, अगर उस पानी जो विस्थापन किया गया है उस पानी का भार उस वस्तु के भार के बराबर या उससे अधिक है तो वस्तु क्या होती है, पानी में तैरती रहती है। इसको आप यहाँ से समझिए। यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए कि ये W जो है ये है आ, वस्तु का भार, ठीक है, और ये W1 जो है वो वस्तु के द्वारा विस्थापित पानी का भार है। तो अगर वस्तु के जो भार है वो उसके द्वारा विस्थापित किए गए भार से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि इस वस्तु ने जितना पानी को विस्थापित किया उस पानी का भार कहीं ना कहीं उससे कम है। ऐसे में वस्तु डूब जाएगी। लेकिन अगर वस्तु का भार और उसके द्वारा विस्थापित किए गए भार जो बराबर होंगे तो वस्तु क्या होगी, तैरती रहेगी। ठीक है, बीच में कहीं भी तैरती रहेगी। लेकिन अगर वस्तु ने कुछ इतना ज़्यादा पानी को विस्थापित किया कि उस पानी के जो विस्थापन है उसका भार उस वस्तु के भार से अधिक हो गया है, ऐसे में वस्तु जो है वो सतह पर तैरने लगती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आप नाव की बात करें, हम जो बोट्स होती हैं उसमें क्या होता है, पानी में वो सतह पर तैरती रहती है, मतलब उनके द्वारा जो विस्थापित किया जाता है वो पानी उस नाव के वजन के बराबर से अधिक होता है। वहीं अगर हम एक लोहे की कील की बात करें तो लोहे की कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। इसका मतलब यह है कि लोहे की कील के द्वारा जो पानी का विस्थापन किया गया है वो भार उस वस्तु के भार से कम है, ऐसे में वो डूब जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होता है आर्किमिडीज सिद्धांत। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम का। देखिए ये सारे नियम इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और आरआरबी ग्रुप डी का जो इस बार का पेपर का जो लेवल देखा जा रहा है उसमें ऐसे प्रश्न, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से जो क्या होगा कि आपको जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप उनके नियम को समझ लेंगे तो उस नियम से संबंधित जो भी पूछा जाएगा आप उसे कर पाएंगे। तो क्योंकि घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जा रहा है
ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप पहले नियमों को समझिए। अब इन नियमों को समझ लेंगे तो इसके बाद मैं तुरंत ही एमसीक्यूज इनका कराने वाला हूँ, है ना। एक ही वीडियो में नहीं रखा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ नियम को बता रहा हूँ। इसकी आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन क्विज यहाँ पे अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन तो आप जरूर ही दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए किरचॉफ के नियम को देखते हैं। यहाँ पे किरचॉफ ने क्या बोला था कि उष्मा के अच्छे अवशोषक ही उष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, है ना। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक लाइन का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देगा। या फिर अभी देखा मिलान करने वाले कॉलम कॉलम दिया जा रहा है, कॉलम ए और कॉलम बी दे दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है साइंटिफिक नेम दे दिए जाए, मतलब ये नियम दे दिया जाए और यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम दे दिए जाए और आपको मिलाने के लिए बोला जाए, क्योंकि ऐसा आ रहा है प्रश्न, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसलिए नियमों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर दिया है कि उष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ के मतलब ये दिया गया है कि अगर कोई वस्तु उष्मा को अच्छी तरीके से अवशोषित करती होगी, जो वस्तु जितने अच्छे से अवशोषित करती है उष्मा का, उतनी ही अच्छे तरीके से उसका उत्सर्जन भी करती है। जैसे कि अगर किसी अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए, तो पूछा जाएगा कौन ज़्यादा चमकेगी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली यही पूछ दिया जाए कि अंधेरे कमरे में अगर एक काली वस्तु है और एक सफ़ेद वस्तु है, दोनों को गर्म समान ताप पे किया गया है और दोनों को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा, तो कौन सी वस्तु ज़्यादा चमकेगी। तो ज़्यादातर लोग सफ़ेद बोल देंगे, बट ऐसा नहीं है, काली वस्तु ज़्यादा चमकेगी। ऐसा क्यों होगा, ये किरचॉफ के नियम के अनुसार होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, आपको पता है कि काली चीज़ जो होती है उष्मा का ज़्यादा अवशोषण करती है, वहीं सफ़ेद चीज़ जो होती है वो उष्मा का अवशोषण नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिसकी वजह से वो अच्छी उष्मा अवशोषक नहीं होती है। तो इसलिए काली वस्तु जो होगी अंधेरे कमरे में चमकेगी, ठीक है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ओम का नियम। देखिए ओम के नियम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले में, V=IR जो ओम का फार्मूला होता है, इस पे प्रश्न पूछा जा रहा है। विभवांतर दे रहा है, धारा दे रहा है, और रजिस्टर पूछा जा रहा है, मतलब प्रतिरोध, या फिर प्रतिरोध और धारा दे दिया जा रहा है, विभवांतर पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न और ये जो फार्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा अभी। और जो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम एक प्रश्न तो 100% आ रहा है सभी शिफ्टों में, ठीक है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, पहले वो आप समझ लीजिए। ओम का नियम होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो कि आई होती है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V के समानुपाती होती है ना। समानुपात होने का मतलब होता है कि अगर धारा बढ़ेगा तो उनके बीच का विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इसका जो फार्मूला निकल करके आता है वो होता है V=IR, और आपको ये फार्मूला ही याद रखना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में V यानी कि विभवांतर दे देगा, धारा यानी कि I दे देगा, और आपसे R पूछ लेगा, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहीं किसी किसी में I दे देगा, R दे देगा और आपसे भी पूछ लेगा, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपने तो ये प्रश्न तो देखा ही होगा, आपको श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ करके दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो दो ही क्रम में होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में, और दूसरा होता है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में। फर्क दोनों में बस इतना ही होता है कि सीरीज में अगर इनको जोड़ा जाता है तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से सीरीज में जोड़े गए प्रतिरोध अगर जोड़े जाएंगे तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ पे 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम का 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं सीरीज में, तो ए से बीच का जो कुल प्रतिरोध होगा वो इनका सम होगा, यानी कि 12 ओम होगा। वहीं अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर यही 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के जो प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, तो समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा कि इनकी कुल प्रतिरोधकता जो होती है वो कम हो जाती है। फर्क इतना होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकता कुल जो होती है बढ़ जाती है, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोधकता कम हो जाती है। अब इन्हीं तीनों ओम को हम एक साथ जोड़ेंगे तो इसका लिए फॉर्मूला ये होता है 1/R=1/R1 + R2 + 1/R3। और इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 1/R बराबर 47/60 आएगा। फिर जब हमें R लिखना होगा तो हम इसे उल्टा करके लिखेंगे, यानी 60/47 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों ही फॉर्मूले पे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है ना, ओम के नियम से, इस वाले श्रेणी क्रम से या फिर समांतर क्रम से। तो आप इसे जरूर
पढ़ के जाइए, और इस पे जित न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा अभी आने वाली वीडियो में, तो ठीक है। अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं नियम बता रहा हूँ अभी। आप नियमों को ढंग से लिख लीजिए कहीं अगर आपको लिखना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या फिर आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फैराडे के नियम की। देखिए फैराडे का जो नियम होता है उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से संबंधित एक नियम है, और ये नियम तो मुझे लगता है कि 100% पूछा जाएगा, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट भी होने की संभावना है। बट आगे जो फ्लेमिंग का जो फैराडे का जो नियम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो देखिए फैराडे के दो नियम थे, उसमें प्रथम नियम क्या था कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना। जब किसी बंद कुंडली से अगर चुंबकीय बल रेखा यानी कि फ्लक्स जब परिवर्तन आता है, तो उस कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी कार्य करता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है ना। तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होती है वो कार्य करती रहती है। तो ये है प्रथम नियम। अभी मैं इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा, बस आप नियम अभी देख लीजिए। और दूसरा नियम क्या है यहाँ पर वो आप समझिए। देखिए दूसरा नियम क्या है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि देखिए कुंडली में जब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसमें फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें विद्युत वाहक जो बल होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखिए इसके अनुप्रयोग कहाँ है और इन दोनों ही नियम का उपयोग होता कहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो देखिए विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो में इसी नियम का उपयोग होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो डायनेमो होता है, डायनेमो को क्या किया जाता है, ये यांत्रिक बल को, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप तो ये जानते ही होंगे कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। डायनेमो कहीं भी लगाया जाता है, चाहे जनरेटर हो वहाँ पर भी, या फिर डायनेमो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं बैटरी चार्ज कराने के लिए, या फिर आपने साइकिलों में भी देखा होगा डायनेमो का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि डायनेमो जो होता है उसके अंदर एक व्हील होती है, ठीक है। इस व्हील को घुमाया जाता है और ये जितनी तेज़ी से घूमेगा, जब ये घूमेगा तो घूमने पर क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसमें फ्लक्स में चेंज आती है, और उस फ्लक्स में चेंज आने की वजह से यहाँ से विद्युत जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो यही होता है फैराडे का नियम, ठीक है। तो यही समझना है कि जब यहाँ पर क्या दिया गया, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है ना, जब तेजी से घुमाया जाएगा तो उसमें गुजरने वाली जो फ्लक्स होगी उसकी रेखाओं में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और इसी परिवर्तन के कारण वहाँ पे विद्युत धारा जो होगी प्रेरित हो जाती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तेजी से वो घूमेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो होगी उत्पन्न होती रहती है। तो ऐसे में आप क्या समझ सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए और चालक की गति, दोनों को मिला करके कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल वहाँ पे पैदा हो जाता है। जनरेटर में भी आपने देखा होगा आगे के साइड में यहाँ पे डायनेमो लगा होता है। जनरेटर करता क्या है, यहाँ से जब जनरेटर को चलाया जाता है तो खूब तेज़ी से वो घूमता रहता है, और ये घूमने की वजह से इसके अंदर जो डायनेमो लगा रहता है वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसका उपयोग भी जनरेटर और डायनेमो में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न था ये आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इससे उदाहरण से इलेक्ट्रिक जनरेटर के उदाहरण को लेकर के पूछा गया था। अब इसके नियम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर जो इनके दाहिने हाथ का जो नियम है उसके मॉडल फिगर ऐसा दे देगा, है ना, क्योंकि फिगर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के कई सारे फिगर से प्रश्न पूछे गए हैं, तो फिजिक्स में भी फिगर से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा फिगर दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे देगा, ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये वाली उंगली क्या शो कर रही है, ये वाली उंगली क्या शो कर रही है। तो ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है क्या। देखिए इसमें दिया गया कि यदि दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा, इन तीनों ही उंगलियों को कुछ इस तरीके से आपको रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस तरीके से रख करके, ठीक है। तो इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाने से क्या होगा, यदि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाए और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे,
तो मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को प्रेरित करेगी। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे फिगर सब समझिए इसको, कि ये मान लीजिए आपका हैंड है दाहिना हाथ, और इसमें जो है अंगूठा है जो ऊपर की तरफ है, ये है मध्यमा अंगुली और ये है तर्जनी अंगुली और ये है मध्यमा अंगुली। तो इसमें क्या होगा कि अगर अंगूठा जो है वो मोशन यानी कि गति की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, और अगर हम बात करें ये तर्जनी अंगुली की, और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की बात करता है, तो हमारी जो मध्यमा अंगुली होगी वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि न्यूटन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो हमारी मध्यमा अंगुली होती है वो किस चीज़ को शो करती है, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम बताता क्या है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम धारा की दिशा को बताता है। बस इतना सा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या बताता है, क्या पता चलता है, तो उसमें आपको बताना है कि धारा की दिशा को बताता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा किस चीज़ को शो करता है, तो वो क्या करता है, गति की दिशा को शो करता है। तर्जनी किस चीज़ को शो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये चीज़ें आपको समझनी है। और इस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, आपको ये भी एग्जाम्पल याद रखना, यही एग्जाम्पल पूछा गया था। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस नियम से संबंधित है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से के नियम से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या बताया गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, तो यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए तब मध्यमा अंगुली चालक की धारा की दिशा को दर्शाए, तो जो हमारा अंगूठा है वो क्या दिखाएगा, अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। तो ये आपको समझना है, यहाँ भी आप फिगर से देख लीजिए। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो क्या दिखाता है, बल की दिशा को। ठीक है, दाहिने हाथ का नियम जो था वो धारा की दिशा को दिखाता है। तो ये दोनों में अंतर है। वहीं बाएं हाथ के नियम में भी क्या होता है, अंगूठा जो है वो मोशन यानी गति की दिशा को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को कौन दिखाएगा, तो तर्जनी अंगुली। वहीं मध्यमा अंगुली जो होती है वो धारा की दिशा को दिखाती है। और ये जो होता है नियम इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित है। इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे नियम मैंने आपको बताए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे नियम आपने ज़रूर समझे होंगे और सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन सभी नियमों से संबंधित अब मैं एमसीक्यूज कराने वाला हूँ अपने आगे आने वाले वीडियो में। तो एमसीक्यूज करना है आपको तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और मुझे बताइएगा कि ये जो नियम मैंने बताया आपको कितना समझ में आया है ना। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें आगे की साइड में, तो ऑप्टिक्स वाले से मैं लेकर के आने वाला हूँ अगला सेशन। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तल लेंस और दर्पण संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।